अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम फंक्शंस की डोमेन और रेंज उनके ग्राफ्स डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन का पार्ट है 5 पार्ट, उसमें हमारे पास जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है, यानी वो कुछ वैल्यूज़ पर हमारे पास फंक्शन अलग होता है और डोमेन के कुछ वैल्यूज़ पर हमारे पास फंक्शन अलग डिफाइंड होता है। जैसे यहाँ पर है, अगर x जो है वो लेस देन 2 है या इक्वल टू 2 है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू अलग है। अगर x ग्रेटर देन -2 है तो फिर फंक्शन की वैल्यू अलग है, यानी वो उनने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। -2 से लेस या उससे इक्वल है तो ये फंक्शन है, और -2 से बड़ा है तो ये फंक्शन है। इसको हम पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। अब डोमेन क्या है उसकी? डोमेन हमारे पास उसके सारे, क्योंकि हमारे पास वो 2 उन्होंने एक पॉइंट ले लिया जहाँ से वो ब्रेक कर रहे हैं फंक्शन को ना, कि उससे पहले अलग है उसके बाद अलग है, लेकिन फंक्शन जो है वो 2 से छोटी वैल्यूज पर भी डिफाइन है, क्योंकि x जो है वो लेस देन भी है, 2 के इक्वल वैल्यूज पर भी डिफाइन है और 2 से बड़ी वैल्यूज पर भी डिफाइन है। उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि फंक्शन का आंसर हमारे पास नहीं आता। तो जो पीस वाइज फंक्शन होता है वो यहीं से हम देख लेते हैं कि कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ उन्होंने फंक्शन को डिफाइन ना किया हो। -2 के इक्वल पे भी डिफाइन किया हुआ, -2 से सारी छोटी वैल्यूज पे भी डिफाइन किया हुआ और -2 से सारी बड़ी वैल्यूज पर भी डिफाइन किया हुआ है। तो डोमेन जो है क्योंकि -∞ से इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि हर वैल्यू पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। इसी तरह दोनों जो हमारे पास फंक्शन है, ऐसे फंक्शन नहीं है जिसमें डिवीजन में कुछ आ रहा हो या स्क्वायर रूट आ रहा हो, तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है जी ऑफ एक्स का आंसर भी कोई ऐसे अनडिफाइंड या स्क्वायर रूट वाली नेगेटिव स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं आ सकता। यानी x भी हमारे पास सारे गिवन है तो इसका मतलब डोमेन में भी सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। जी ऑफ एक्स भी हमारे पास ना समथिंग ओवर 0 आ रहा है ना नेगेटिव स्क्वायर रूट आ रहा है, तो हमारे पास जी ऑफ एक्स भी सारी वैल्यूज आ रही है। तो डोमेन भी हमारे पास -∞ to ∞ और रेंज भी हमारे पास सारी रियल नंबर्स में आएंगे। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन 2 पार्ट्स में अलग अलग डिवाइडेड है, तो हम इसके ग्राफ भी अलग अलग ही बनेंगे, मतलब 2 लाइन्स इसमें के ग्राफ में बनेंगी। अब ये -2 से अगर x जो है वो लेस है, -2, -3, -4 और -5 3-4 पॉइंट्स हमने ले लिए अपनी मर्जी से। और अगर -2 से x बड़ा है तो -2 से बड़ी वैल्यूज क्या हो सकती है? -1, 0, 1, 2, यहाँ से 3-4 पॉइंट्स ले लिए आप अपनी मतलब पॉइंट्स हम -2 से बड़े ही लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम -2 से छोटे पॉइंट्स लेंगे। पॉइंट्स अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, लेकिन हमने ये ख्याल रखना है कि वो -2 से छोटे पॉइंट्स हो, यहाँ -2 से बड़े पॉइंट्स हो। अब यहाँ पर हमने फंक्शन भी उसी का लेना है। जब -2 से छोटे पॉइंट्स हैं तो उसके रिलेटेड जो फंक्शन है वही हमने यूज़ करना है। जहाँ -2 से बड़े पॉइंट है वहाँ पर हम 4x - 3 यूज़ करेंगे, क्योंकि वो जो फंक्शन है, जो पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन ये वाला डिफाइंड है, तो हम फंक्शन भी उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। अब यहाँ -2 हमने पुट कर दिया, -2 -12 + 7 -5 आ जाएगा। इसी तरह ये सारे पॉइंट्स हमने कैलकुलेट कर लिए। -2 -3 -4 -5 इस फंक्शन में पुट करके ये हमारे पास जी ऑफ एक्स या y के आंसर आ गए। इसी तरह अब हमने -2 से बड़ी वाली वैल्यूज इस फंक्शन में 4x - 3 में पुट करनी है। पुट करने से हमारे पास जब हम पुट करेंगे -1 तो ये हो जाएगा -4 और -3 -7 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 0 पुट करने से 0 -3 -3 आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हमने निकाले। अब इन दोनों से हमारे पास अलग अलग ग्राफ्स भी बनेंगे। अब -2 -5 है तो -2 कहाँ है? ये रहा, और -5 कहाँ है? ये रहा, तो ये पॉइंट आ गया। -3 और -11, -3 यहाँ पर है और -11 यहाँ पर, ये 10 से बड़ा नंबर। ये वाले जो नंबर्स हैं ये हम अपने अकॉर्डिंग, जो हमारे पास ग्राफ टेबल में आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर 5 के बाद 11 था, 11 के बाद 17 था, 17 के बाद 23 था, क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं। एक्स में अगर हम देखें तो -2 -3 -4 -5 इतना डिफरेंस नहीं आ रहा, तो उन्होंने एक्स में 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर्स ले लिए। लेकिन अगर हम वाई देखें तो वाई में हमारे पास बहुत डिफरेंस है। -5 के बाद -11 है, -11 के बाद -17 है, तो इसलिए उन्होंने बड़े बड़े नंबर्स चूज़ कर लिए। क्योंकि अगर हम 23 तक लाइंस लगाएंगे तो वो बहुत लंबा ग्राफ बन जाएगा, बहुत जो फिगर है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने यहाँ पर हमारे पास जो है वैल्यूज़ भी मतलब डिफरेंस भी ज़्यादा दिया हुआ है। -5 -11 था तो यहाँ पर -5 -7 -15 वाली फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 और -11 4 और 17, ये 4 है, और यहाँ पे 17 जो है वो हमारे पास ये 20 से पहले थोड़ा पॉइंट, ये 20 से थोड़ा सा पहले लिया हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास -5 और 23 है, तो ये -5 यहाँ पे आ रहा है, और ये 23 वाला पॉइंट, ये 25 से पहले वाला पॉइंट आ जाएगा। ये हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरह आपने ये वाली लाइन भी ड्रॉ करनी है, -1 और ये 7। -1 हमारे पास यहाँ पे है और 7 यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट 0 और -3, तो ये 0
यहाँ पे -3 ये वाला पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा -3, 1 और 1 आ जाएगा, यहाँ ये आ रहा है 1 और आपके पास दूसरा वाला ये 1 है और सेकंड आपके पास यहाँ इसी जगह, क्योंकि ये डिफरेंस कम है तो ये थोड़ा सा लाइन से ऊपर है तो ये इस जगह पे आ जाएगा। 1 से लेके 5 तक की वैल्यूज ना, तो 1 यहाँ पर आपके पास थोड़ा इस लाइन से ऊपर आ जाएगा, ये 1 और 1 वाला पॉइंट आ जाएगा। 2 और 5 वाला 2 ये रहा और 5 आपके पास ये वाला पॉइंट है, 2 और 5 के पॉइंट आ जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास 2 लाइन्स बन जाएंगी। नेक्स्ट भी हमारे पास जो है वो पीस वाइज फंक्शन ही है। पीस वाइज फंक्शन में दोबारा से हमने अगर हम देखें डोमेन में, तो यहाँ पे -3 से जो लेस है उस पर डिफाइंड है और 3 से ग्रेटर और इक्वल टू, यानी 3 उन्होंने ब्रेकिंग पॉइंट लिया, लेकिन 3 से पहले भी फंक्शन डिफाइंड है, 3 पर भी फंक्शन डिफाइंड है और 3 के बाद भी जो वैल्यूज है उन पर फंक्शन डिफाइंड है, तो यानी सारी वैल्यूज़ पर फंक्शन डिफाइंड है डोमेन वाला। इसकी रेंज अगर हमने देखनी है तो रेंज में हमारे पास जो फंक्शन है वो 2 से लेकर 7 तक उन्होंने कहा है, 2 और 7 के दरमियान जो वैल्यूज़ हैं उस पर फंक्शन जो है वो डिफाइंड नहीं है, मतलब उसका रेंज, उसका आंसर जो है वो उस पॉइंट्स पर नहीं आ रहा। तो अगर हम इसका टेबल भी देखें तो 0 1 2 यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, 0 1 2 और 3 4 5। यहाँ से अगर आप देखें तो 0 यहाँ पे 7 इंक्लूडेड है और ये 2 हमारे पास इंक्लूडेड नहीं, मतलब यहाँ पर 2 तक ओपन ब्रैकेट लगाई हुई है और यहाँ पर 7 जो है वो क्लोज ब्रैकेट लगाई हुई है, यानी 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 से लेके 7 से पहले तक हमारे पास कोई आंसर रेंज में नहीं आ रहा। और इसका अगर हम टेबल भी देखें 0 1 2 और 1 2 के बाद मैंने 3 पुट कर दिया 2 वाले पॉइंट पर और 3 वाले पॉइंट पर, यहाँ पर 2 पर 1 आ रहा है, यानी 2 से पहले वाला पॉइंट तो आ रहा है, लेकिन 2 और उसके बाद तक 6 मतलब 7 से पहले तक हमारे पास कोई पॉइंट नहीं आ रहा। तो रेंज में हमारे पास -∞ से 2 तक के पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 से पहले तक पॉइंट्स आ जाएंगे और 7 से लेके ∞ तक आ जाएंगे, यानी हमने 2 से लेके 7 तक वाले पॉइंट्स को स्किप कर देना, बाकी सारे पॉइंट्स हमारे पास रेंज में आ रहे हैं। अब इसका हमने टेबल बना लेना है। टेबल मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब हमारे पास 3 से लेस नंबर है तो x -1 से निकालेंगे और 3 से इक्वल या ग्रेटर नंबर है तो हम इससे निकालेंगे। जैसे हमारे पास 0 है तो ये 3 से लेस है तो यहाँ पे 0 -1 इधर से आ गया। जैसे 5 है, अब 5 हमारे पास क्या है, 3 से ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पे हमने 5 to the 10 + 1 11 यहाँ से निकालना है। इस तरह से हमने पॉइंट निकालने हैं और पॉइंट्स क्योंकि ये पीस वाइज फंक्शन है तो इसकी हम 2 लाइन्स बनाएंगे, इससे हमारे पास अलग लाइन बनेगी और इससे हमारे पास अलग लाइन बनेगी। जैसे आपके पास 0 -1 है, 0 -1 ये पॉइंट है, नेक्स्ट है आपके पास 1 और 0 आपके पास ये वाला पॉइंट है, 2 और 1 ये पॉइंट आ जाता है, तो ये हमारे पास एक लाइन बन गई। 3 और 7 ये 3 है और ये 7 वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। यहाँ पर उन्होंने 2 के डिफरेंस से पॉइंट लिए हुए हैं। अगर आपको इजी लगता है क्योंकि 11 तक जा रहे हैं तो इन्होंने लंबे ज़्यादा पॉइंट्स, ग्राफ थोड़ा बड़ा बन जाता है तो उन्होंने 2 का डिफरेंस ले लिया, 2 4 6 8 10 12 ताकि वो 6 पॉइंट्स में हमारे पास 12 तक पॉइंट आ जाए। अगर हमारे पास 1 आ रहा है तो वो 2 0 और 2 के दरमियान ले लेंगे, 3 आ रहा है तो 2 और 4 के दरमियान ले लेंगे, इस तरह 5 आता है तो 4 और 6 के दरमियान में ले लेंगे। और x जो है वो क्योंकि 0 1 2 3 4 5 है तो उन्होंने सिंपल काउंटिंग वाली फॉर्म में ले लिया। इस तरह से हमारे पास 2 लाइंस बन जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास जो क्वेश्चन है और यहाँ पे वो कह भी रहे जो ग्राफ है उसमें गैप है और वो उसी वजह से कि 2 से लेके 7 तक के दरमियान वाली वैल्यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे 2 से लेके 7 तक हमारे पास गैप भी नज़र आता है। नेक्स्ट है पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, उसमें हमारे पास g of x दिया हुआ है x² - 3x + 2 डिवाइड बाय x + 1 और x नॉट इक्वल टू -1 है। यहाँ पर हमारे पास g of x गिवन है, सोल्यूशन लिखा हुआ है और x नॉट इक्वल टू -1 है। यानी g of x जो है वो x -1 पे डिफाइंड नहीं है। यहाँ पर उन्होंने वैसे खुद ही क्लियर कर दिया कि डोमेन में -1 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर डोमेन में -1 आया तो डिवाइड में समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी आ जाता है, वहाँ पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। तो उन्होंने यहीं पर ही क्लियर कर दिया कि हम डोमेन में सारे एलिमेंट्स ले सकते हैं रियल नंबर के सिवाय -1 के। और अगर हम देखें तो रेंज में हमारे पास किसी भी तरह से 1 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ पर -1 तो हम पुट नहीं कर सकते, अगर हम +1 नहीं पुट करें तो +1 यहाँ पे हमारे पास -3 और ये +2 ये 0 हो जाता है। इससे बड़े नंबर पे भी हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 पर भी और 2 पर भी हमारे पास 0 आ जाता है। 1 पर भी 0, 2 पर भी 0, 3 पर 0.5, 4 0 पे अगर हम लें तो हमारे पास 2 आ जाता है। तो 0 1 2 किसी भी पॉइंट पर 2 0 0.5 1.2 यानी स्किप हो जाता है 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है उसमें
माइनस डोमेन में से हम -1 को स्किप करेंगे क्योंकि वो अनडिफाइंड हो रहा है, और उसकी वजह से रेंज में हमारे पास 1 जो है वो स्किप हो जाएगा। 1 हमारे पास किसी भी पॉइंट पर नहीं आ रहा, तो डोमेन में से हमारे पास -1 नहीं है और रेंज में 1 के अलावा सारे पॉइंट्स है, तो ये हमारे पास डोमेन और रेंज आ जाएगी। ग्राफ क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पीस वाइज में नहीं है, इसका एक ही ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पे हमने पहले -1 से हम नहीं ले सकते, -1 के बाद वाली वैल्यूज़ भी ले सकते, मतलब छोटी वैल्यूज़ भी ले सकते हैं और उससे बड़ी वैल्यूज़ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमने -1 से बड़ी वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दिया, 0 1 2 3 4 5। 0 पे हमारे पास क्या, जब 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, और ये 2/1 2 होता है, ये आ जाएगा। अगर हम 1 पुट करें, 1 -3 + 2, यहाँ से हमारे पास 0 आ जाता है। 2 पुट करें तो भी 0 आ जाता है। 3 पुट करें, 3 पुट करने से हमारे पास 9 माइनस ये +9 आ जाएगा, ये +9 आ जाएगा, और ये +2, इस तरह से करके x + 1 हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो हमें 1.2 आ जाएगा, 5 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा। अभी हमने 0.02 यानी हमारे पास y पे 2 पॉइंट है जब x 0 है, हमारे पास x पे 1 पॉइंट है, y 0 है, यानी ये वाला हम 0.1 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 0 आ जाएगा, फिर 3 और 0.5 यानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, 0 और 0.1 के दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा। 4 के बाद हमारे पास 1.2 है, यहाँ से हमारे पास 0.1 से थोड़ा ऊपर आ जाएगा। ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट किया, उनको ज्वाइन किया, ये हमारे पास ग्राफ बन गया। यहाँ x = देखेंगे -1 पर हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, यानी x = -1 पॉइंट नहीं आ रहा। नेक्स्ट है हमारे पास x² - 16 डिवाइड बाई x - 4, यानी x ≠ 4। यहाँ पर भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि डोमेन में हमारे पास 4 नहीं आ सकता, क्योंकि 4 आया तो 4 - 4 समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। सो हम डोमेन में सारे रियल नंबर ले सकते हैं सिवाय 4 के, तो डोमेन में से हमने माइनस कर दिया 4 है, और जो हम माइनस करेंगे उसको हम सेट वाली फॉर्म में लिखेंगे। रेंज में हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर 4 पुट नहीं कर सकते तो हमारे पास 8 कैसे आ सकता है। अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लें, x² - 16 a² - b², तो x² - 4² आ जाएगा, तो a + b a - b x - 4 और x प्लस ख़त्म हो जाएगा इस तरह से, -4 हमारे पास सिर्फ +4 आ जाएगा। अगर हम 4 पुट करते हैं तब भी हमारे पास आंसर 8 आ सकता है, और किसी तरह से भी 8 नहीं आ सकता। यहाँ पे x की जगह हमारे पास 4 होना ज़रूरी है, तभी हमारे पास आंसर 8 आएगा। लेकिन x हम 4 पुट नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास आंसर 8 आ नहीं सकता। तो रेंज में हमारे पास 8 के अलावा सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। तो डोमेन में हमारे पास 4 निकल जाएगा और रेंज में से हमारे पास 8 निकल जाएगा। अब हम इसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हम 4 नहीं ले सकते, तो यहाँ पे हमने 0 1 2 3 और 4 को छोड़ के 5 वाला पॉइंट लिया हुआ है। अब हमारे पास 0 आ जाता है। 0 और 0 का आंसर जब हम पुट करते हैं, हम सिर्फ ये सिंपल वाला, ये वही फंक्शन है, इस फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके x + 4 आ गया। ये हमारे पास ओरिजिनल क्वेश्चन वाला है और वो इक्वल आ रहा है x + 4 के, तो इसी में हम पॉइंट पुट करके निकालते हैं। जब 0 है तो 4 आ जाएगा, 1 है तो 5 आ जाएगा, 2 है तो 6 आ जाएगा, 3 है तो 7 आ जाएगा। ये हमने पॉइंट निकाले। 4 हमारे पास नहीं है और 5 नहीं। अब इन्होंने 4 पे ये सर्कल फिल कर दिया और ये वाला खाली छोड़ दिया, ये दिखाने के लिए कि देयर इज अ गैप एट x = 4, यानी 4 पर हमारे पास पॉइंट नहीं आएगा। ये जो सर्कल है उसको आपने खाली कर देना, बाकी वाले सर्कल्स को आपने फिल कर देना। इससे ये शो हो जाएगा कि जो 4 वाला पॉइंट है वहाँ पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और उन्होंने कहा हुआ है f(2), यानी 2 अगर हम पुट करें तो आंसर पर -3 आता है, -1 पुट करें तो 0 आता है, और हमने a और b पर फंक्शन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है f(x), पहले हमने 2 निकालना है, जो 2 की वैल्यू आएगी उसको =3 पुट करना है, फिर -1 पुट करके उसका आंसर निकालना है, और जो उसका आंसर आए उसको 0 के इक्वल पुट करना है। इस तरह से हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उन दोनों को सॉल्व करना है और हमारे पास a और b का आंसर आता है। f(x) है, f(x) को यानी f(2) है उसको हमने 3 के इक्वल पुट कर दिया, यानी यहाँ पे हम हर जगह अगर 2 पुट करें तो उसका आंसर -3 के इक्वल होता है, तो हमने यही कर दिया। जहाँ फंक्शन था वहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया, 2³ - a2² + b2 + 1, ये सारा पॉइंट आ गया, और वो इक्वल टू किसके है, -3 के। इसको ओपन कर लिया, 8 आ गया, -4a आ गया, 2b आ गया, +1 = -3 है। ये नंबर्स वाले नंबर्स को एक तरफ ले गए, a और b को उस तरफ ही रहने दिया। a और b यहाँ पे क्योंकि कॉमन निकलता था, 2 कॉमन निकाल लिया, ये 2a रह गया, और ये -2 एक कॉमन निकाल लिया, ये माइनस जब 2 चला गया तो ये 2a रह गया। यहाँ से
क्योंकि पॉजिटिव था तो एक नेगेटिव निकल गया, b रह गया और यहाँ पे 6 रह गया। या फिर आप सिंपल वर्ड में देख लें तो इस पूरी इक्वेशन को हमने हर टर्म को हमने -2 से डिवाइड कर दिया। ये एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। दूसरी हमने -1 जब रखना है फंक्शन में तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा। पूरे फंक्शन में हमने -1 रख देना और उसका आंसर जो है वो इक्वल टू 0 है। ये हमने किया पूरे फंक्शन में, जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखा, उसका आंसर को इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये -1 आ गया, माइनस ये +1 हो गया, -a + b सारा हमारे पास आ गया। अब नंबर्स को हमने +1 और -1 खत्म हो गए, -a + b आ गया, माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ 0 से डिवाइड कर दिया, वो खत्म हो गया, a + b = 0 आ गया। अभी हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। अगर आप देखो इन दोनों को ऐड करो तो +b और -b खत्म हो जाता है, 2a + 2a 3a आ जाएगा और ये 6 + 0 6 आ गया। 3 को जाके डिवाइड कर दिया, एक आंसर आ गया। अब आपकी मर्जी, आप पहली इक्वेशन में रखो या दूसरी इक्वेशन में, a की वैल्यू रखे b की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू रखें 2 तो 2 0 दूसरी तरफ जाके -2 हो जाएगी और b का आंसर हमारे पास -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि एक स्टोन जो है वो फॉल करता है 60 मीटर की हाइट से और वो जो हमारे पास हाइट है वो उन्होंने यहाँ पे गिवन दे दी। x जो है वो हमारे पास सेकंड्स है और हाइट हमारे पास, हाइट उन्होंने फॉर्मूला डिफाइन कर दिया, फंक्शन डिफाइन कर दिया। हाइट का फंक्शन जो है वो x, यानी x हम सेकंड रखेंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी। अब वो कह रहे हैं अगर 1 सेकंड है तो क्या हाइट होगी, 1.5 सेकंड है तो क्या हाइट होगी और 1.75 सेकंड है तो क्या हाइट होगी। और हमने पता करना है जब स्टोन जमीन को टच करता है तो फिर हमारे पास कब वो टाइम क्या होगा, यानी x क्या होगा, वहां पर हमने x फाइंड आउट करना है। यहाँ पर h डिफाइन है और उसमें x जो है वो सेकंड है, टाइम है। अब क्या करेंगे, इस h में अगर हम 1 रख दें तो हमारे पास 1 सेकंड की हाइट आ जाएगी, 1.5 रख दें तो 1.5 सेकंड की हाइट आ जाएगी, 1.75 रख दें तो 1.75 की हाइट। अब ये h हमारे पास डिफाइंड है। अब x हमने 1 के लिए फाइंड आउट करना है, जहाँ जहाँ x है h में वहाँ हमने 1 पुट कर देना है। 40 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, ये 30 मीटर आ गई, हाइट आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास 1.5। अभी आपने सेम ऐसे ही करना है, बस x की जगह 1 पुट करने की बजाय 1.5 पुट करना है। ये आपके पास 1.75 आ जाएगी, आपने पुट करना है। नेक्स्ट हमने 1.75 पुट करना है x की जगह, जहाँ हमने 1 पुट किया था वहाँ 1.75 पुट करके आपने निकाल लेना, ये 11.1 मीटर आ जाएगा। अब जो b पार्ट था उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि हमारे पास जो स्टोन है वो कब जमीन को टच करेगा, वो सेकेंड बताना है, हम टाइम बताना है। जब हमारे पास स्टोन जो है वो स्ट्राइक करेगा ग्राउंड को तो हमारे पास जो x मतलब हाइट होती है वो 0 हो जाती है। तभी हमारे पास स्टोन जमीन को टच करेगा ना जब हाइट 0 हो जाएगी। तो या अगर हमारे पास h(x) 0 है तब हमारे पास हाइट 0 है तो वो स्ट्राइक करेगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, h(x) को 0 पुट कर देंगे। 0 = 40 - 10x²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 = 40 - 10x²। 40 को दूसरी तरफ या इस 10 को उस तरफ ले गए, पॉजिटिव हो गया। अभी 10 को जाके 40 से डिवाइड कर दिया, x² जो होगा 4 हो जाएगा, x हमारे पास 2 आ गया, यानी 2 सेकंड्स के बाद जो जमीन पे स्ट्राइक करेगा स्टोन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन 80² एंड 280 रिप्रेजेंट ऑफ पैराबोला। अब ये हमने एग्जांपल्स भी किए सर्कल के लिए कि हमारे पास जो इक्वेशन 2 इक्वेशन दी होती है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है x और y की, वो किसी और थर्ड वेरिएबल वाली फॉर्म में डिफाइन होती है। हमने ये शो करना है कि ये उसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन है या नहीं है। अगर ये 2 इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज हो सकती हैं y, तो वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है। अब हमारे पास x दिया हुआ है 80², y दिया हुआ है 280। हमें y² = 4x चाहिए, तो पहले तो हम y का स्क्वायर ले लेंगे, y² = 4, 80² आ जाएगा। अब हमें 4 अलग कर लिया, a अलग कर लिया, अब हमें बाकी जो बचा वो 80² है। 80² हमारे पास x के इक्वल है, अगर हम पुट कर दें तो y² यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है हमारे पास, y² = 4ax की। इसी तरह हमारे पास एलिप्स की है, x = a cos θ, y = b sin θ। अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो हमारे पास वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है। हमने x/(a², a², y², b² = 1 निकालना है, तो पहले तो हम x/a निकाल लेंगे, y/b निकालेंगे। इस a को जाके x से डिवाइड कर देंगे और इस b को जाके y से डिवाइड कर देंगे। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। इन दोनों का स्क्वायर लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर चाहिए। दोनों का स्क्वायर लिया, दोनों को ऐड किया, ऐड करने से हमारे पास आ गया cos² θ + sin² θ = 1, यानी ये हमारे पास इक्वेशन वाली फॉर्म बन गई। इसका मतलब ये पैरामीट्रिक, ये दोनों इक्वेशन जो है वो पैरामीट्रिक इक्वेशन है एलिप्स की। अब यही काम हमने हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए करना है। ये दोनों जो हैं वो हाइपरबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन, a sec θ, b tan θ। आपने वही करना है, a को x से डिवाइड करना है, b को y से डिवाइड करना है, दोनों को माइनस करना है। माइनस करने के बाद आपने ये वाली आइडेंटिटी, यानी आपके पास आ जाएगा sec θ - tan θ।
तो वो आपके पास इक्वल टू 1 होता है और ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। ये आपने खुद ये सारे स्टेप्स करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव द आइडेंटिटीज प्रूव करनी है हमने। साइन हाइपरबोला 2x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोला x कॉस हाइपरबोला x। अब हमने हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूलाज पढ़े हुए थे, साइन ई एक्स माइनस साइन ई माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 और कॉस में यहाँ पे आके प्लस हो जाता है। ये हाइपरबोलिक वाले फॉर्मूलाज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। हमने साइन की जगह उसकी वैल्यू, कॉस की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। नीचे 2 2 4 आ जाएगा। ई ऑफ एक्स माइनस ई ऑफ माइनस एक्स, ये ए माइनस बी और ये ए प्लस बी बन जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। अब ये सेम आपके पास देखें साइन वाला फॉर्मूला है, बस यहाँ एक्स था और यहाँ माइनस एक्स था, यहाँ 2x आ रहा है, ये माइनस 2x आ रहा है। तो ये साइन हाइपरबोलिक x की बजाय साइन हाइपरबोलिक 2x बन जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट आपने खुद करना है। ये आपने लास्ट लेक्चर में जो आपके पास सीकेंड का फॉर्मूला था, ये आप बल्कि इसकी राइट हैंड साइड कंसीडर कर ले। 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। आप टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला लें, उनका स्क्वायर लें, एलसीएम लें। एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास फॉर्म बनेगी वो सीकेंड हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल बनेगी। और ये फॉर्मूला सारे आपके लास्ट लेक्चर में गिवन है। इसी तरह कोसेकेंड में भी आपने यहाँ कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस 1 फाइंड आउट करना है। कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला गिवन है, वो पुट करके उसका स्क्वायर लेना है। स्क्वायर लेने के बाद आपने उसका एलसीएम लेना है। एलसीएम मतलब -1 के साथ सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो आपके पास फॉर्म बनेगी वो कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की बनेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, डिटर्मिन वेदर द गिवन फंक्शंस आर इवन और ऑड। इवन और ऑड में हमने डिफाइन किया था, अगर हम x की जगह -x पुट करें और वापस से वही फंक्शन आ जाए तो हमारे पास इवन होता है। अगर वही फंक्शन आ जाए लेकिन माइनस के साथ आ जाए तो ऑड होता है। और अगर दोनों केसेस नहीं बनती तो वो ना इवन होता है ना ऑड होता है। हमारे पास पहला फंक्शन जो है वो है x³ प्लस एक्स। x³ प्लस एक्स में हम चेक करने के लिए x को जगह -x पुट कर देंगे। f ऑफ -x जहाँ जहाँ x है वहाँ -x आ जाएगा। अब ये x³ जो है वो -x³ बन जाएगा। और क्योंकि जब पावर ऑड होती है तो माइनस साइन खत्म नहीं होता, जब पावर इवन होती है तो माइनस का साइन खत्म हो जाता है। ये 3 भी ऑड है और यहाँ पावर 1 है वो भी ऑड है, तो दोनों के नेगेटिव साइन खत्म नहीं होते। अब माइनस कॉमन ले तो हम देखते हैं वापस से हमारे पास फंक्शन बन गया। तो ये हमारे पास f ऑफ x फंक्शन वाली फॉर्म में आ गया। तो यानी ये हमारे पास -f ऑफ x है, तो ये ऑड फंक्शन है। अब सेकेंड में हमने यही करना है, x की जगह -x पुट करना है। -x पुट किया, -x पुट करने के बाद यहाँ नेगेटिव कॉमन, क्योंकि हमें x चाहिए तो इस x को ख़त्म किया है। ये माइनस कॉमन आ गया क्योंकि होल स्क्वायर था, नेगेटिव साइन खत्म हो गया। x माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास f ऑफ x के इक्वल नहीं है। f ऑफ x में हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव साइन था, तो ये f ऑफ x बनता ही नहीं है। ना f ऑफ x बनता है ना ही नेगेटिव f ऑफ x बनता है। तो ये फंक्शन ना इवन है ना ही ऑड है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट आपने खुद करना है। x की जगह -x रिप्लेस करें। रिप्लेस करने से ये x खत्म हो, यहाँ से x² वाला खत्म हो जाएगा, एक रह जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक नेगेटिव के साथ f ऑफ x आ जाएगा, यानी जो फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन प्रूव हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी आपने ऊपर और नीचे दोनों जगह रिप्लेस करना है। रिप्लेस करने से आपके पास क्या आंसर आता है वो आपने फाइंड आउट करना है, इवन होता है या ऑड। नेक्स्ट है, यहाँ आपके पास रिप्लेस करने से आपने चेक करना है ये फंक्शन इवन आता है या ऑड आता है। ये -x रिप्लेस होगा और यहाँ पर भी -x निकलने के बाद आपने देखना है कैंसिल आउट होने के बाद नेगेटिव साइन, बाकी फंक्शन क्या बचता है। f ऑफ x वाली फॉर्म बनती है या नहीं बनती। अगर नहीं बनती तो इवन और दोनों नहीं होगा, और अगर बनती है तो सिर्फ f ऑफ x बनती है या -f ऑफ x बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास x² रेज़ पावर 2/3 प्लस 6। अब 2/3 अगर हम नेगेटिव रिप्लेस करें तो अभी हम 1/3 को बाहर रहने दें, स्क्वायर हम देख लेते हैं। जब स्क्वायर होता है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर ये +2 x2/3 आ जाएगी पावर +6, ये हमारे पास इवन फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x³ माइनस x डिवाइड बाई x² प्लस 1। ये आपने खुद सॉल्व करना है। ऊपर से आपने माइनस रिप्लेस करना है और फिर अगर कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालना है। नीचे से आपने यही करना है, अगर कॉमन निकलता है कॉमन निकालने के बाद चेक करना है कि ये क्या आपके पास आंसर आता है। इसका जो आंसर है वो ऑड है, यानी ये फंक्शन जो ऑड है एक नेगेटिव के साथ आपके पास बाकी फंक्शन बच जाएगा। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 एंड हो गया। नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स है वो करने हैं।